देखिए प्रोडक्शन फंक्शन में आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद करना पड़ेगा। ये जो एक क्वेश्चन दे रखा है, Q इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ, जो भी फंक्शन जिसके भी ए बी सी डी जो भी फैक्टर n तक जाएंगे उनका, तो Q इक्वल्स टू F ब्रैकेट में ए बी सी डी और अप टू n तक, इसको बोलते हैं आप प्रोडक्शन फंक्शन। और इसमें लिखा है कि वेयर Q स्टैंड फॉर रेट ऑफ आउटपुट यानी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी डिपेंड ऑन of a given commodity and ABCD are the different factor जो input आप लगाएंगे, रॉ मटेरियल लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, वो सब चीजें हैं। एंड सर्विसेज यूज्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी क्वांटिटी डिपेंड्स फंक्शन ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर जितने ज्यादा होंगे क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और फैक्टर जितने कम लगाओगे क्वांटिटी उतनी ही कम प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब क्वांटिटी डिपेंड करती है फैक्टर्स के ऊपर। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर एंड सर्विसेज। तो अगर हम मानते हैं कि 10 फैक्टर लगा रहे हैं और आउटपुट आपका हो रहा है 100, अब अपने फैक्टर अपन ने बढ़ा के 20 कर दिए तो आउटपुट भी बढ़ के डबल हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और ये बढ़ के 40 कर दिए तो ये 400 हो जाएगा। यानी क्वांटिटी डिपेंड करती है फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर एक्सेट्रा, इनके ऊपर आपकी जो है वो डिपेंड करती है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ लिखा भी गया है कि क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वेयर, Q इज आउटपुट, L फॉर लेबर, K फॉर कैपिटल, इस तरह से हो सकती है। इसमें भी ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये दो कॉन्सेप्ट पे चलेगा, दो टर्म्स हैं इसकी, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों को अपन जो है बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट रन में तो होता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉन्ग रन में आपका होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो दोनों का कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग है। लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट आपका अलग चलता है और शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट वो है वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में चलता है। लॉन्ग रन के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं। आप ऐसे इसको याद करें कि लॉन्ग रन से मतलब स्केल, स्केल बड़ा होता है तो इसको लॉन्ग रन कहते हैं, ऐसे याद कर लो। और शॉर्ट रन में इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो दोनों चीजें जो हैं वो आपको यहाँ डिस्कस करनी होंगी। इसमें एक नाम याद कर लो, कॉब एंड डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। बेसिकली इन दो राइटर्स ने इसको किया था, ये पॉल एच डगलस हैं एंड सी डब्ल्यू कॉब्स हैं, ये यूएसए के थे। तो कॉब एंड डगलस इसको कहा जाता है, और इन्होंने कॉब एंड डगलस ने प्रोडक्शन फंक्शन दिया था, क्वांटिटी इक्वल्स टू और आपके के एंड एल एंड सी। तो लेबर है इसमें, यहाँ दिया है वेयर क्यू इज आउटपुट, एल इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर, सी इज द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एंड के आर द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। जो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है उसके लिए तो इसमें वैल्यू पुट करके निकाला जा सकता है, लेकिन हमारे लेवल पे केवल इतना ही आएगा कि कॉबेट डगलस फंक्शन का फॉर्मूला क्या है। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन कॉबेट डगलस के फंक्शन का आ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस फॉर्मूले को एक बार देख सकते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये अपन देख रहे हैं। इसमें कुछ टर्म्स यूज होंगी, एक तो टोटल प्रोडक्ट आएगा, एक आपका एवरेज प्रोडक्ट आएगा, एक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा। इसके लिए आपको एक टेबल शेड्यूल जो है देख लेना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ लेबर है, आप बढ़ा रहे हो, पहले 1 2 3 4 ये बढ़ा रहे हो। सेकंड कॉलम है टोटल प्रोडक्ट का, टोटल प्रोडक्ट जैसे पहले में 100 था, दूसरे में 210 हो गया, तीसरे में 330 हो गया, फिर 440 हो गया। इमेजिनरी फिगर है, बस अपन को ये देखना है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है पहले वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ये देखो 100 110 120 यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद फिर वो बढ़ तो रहा है भाई, हर प्रोडक्शन करने से कोई भी नया लेबर आप लगाओगे तो टोटल प्रोडक्ट तो फैक्ट्री का बढ़ेगा ही, लेकिन उसकी स्पीड उतनी नहीं होगी। तो अब 120 की जगह हो गया 110, फिर 80, फिर 70। अब नई लेबर आप रखते जा रहे हो लेकिन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ नहीं रहा, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। कि प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है यानी आप भाग तो रहे हो, तो डिस्टेंस तो कवर कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे वो डिस्टेंस कवरिंग जो है ना वो आपकी कम होती जा रही है। कि आप पढ़ तो रहे हो पर पहले जो 1 घंटा पढ़े उसका जो फायदा हुआ दूसरे अगले घंटे का उतना फायदा नहीं होगा, उसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। और देन आते आते तो आपका नीचे क्या आ गया, वो नेगेटिव रिटर्न आ गया। तो पहले आया इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर आया डिमिनिशिंग रिटर्न, और फिर आया नेगेटिव रिटर्न। 3 टाइप का रिटर्न है। ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, और मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर अपन जोड़ देंगे तो टोटल प्रोडक्ट अपने आप निकल जाएगा। यानी 100 आ गया, 110 उसमें जोड़ दो तो 210 बन जाएगा, उसमें 120 और जोड़ दो तो 330 बन जाएगा, ऐसे ऐसे टीपी बन गया। तो अगर मैं कहूँ
कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट तो आपको डिजाइन करना ही पड़ेगा कि हाँ भाई ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, यहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न है और यहाँ नेगेटिव रिटर्न है। अगर मैं सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्ट कर दूं तो आपका टीपी अपने आप निकल जाएगा। और एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो टीपी को क्वांटिटी ऑफ लेबर से अगर मैं डिवाइड कर दूं, यानी 100 डिवाइड बाय 100 तो 100 आ रहा है, 210 डिवाइड बाय 2 तो 105 आ रहा है, 330 डिवाइड बाय 3 तो 110 आ रहा है, 440 डिवाइड बाय 4 तो 110 आ रहा है। इस तरीके से अपन देखेंगे तो आपका एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। यही सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपको यहाँ नीचे दे रखे हैं। यहाँ भाई ये एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, एक तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। देखो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। टीपीएन का मतलब होता है करंट टीपी। जैसे मैं किसी भी लेवल पर यहाँ देख सकता हूँ, करंट टीपी मान लो मैंने इसको लिया 440 को, माइनस टीपी एन माइनस 1। एन माइनस 1 का मतलब होता है पिछला, भाई एन तो है 4 और एन माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो इसका मतलब होता है पिछला। पिछला टीपी कितना है 330, तो 440 में से 330 गया तो 110 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ एमपी जो होगा वो 110 होगा। तो इस तरह से एमपी निकालने का फॉर्मूला है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। इस तरह से आप मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये तीनों का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कोई बन सकता है, कोई छोटा क्वेश्चन आपको बना दिया जाए और उसका न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व कराया जाए। इनके रिलेशनशिप अगर आपको समझने है तो फिर वो आपको डायग्राम पे जाना पड़ेगा कि देखिए जैसे ये आपका टीपीए पे तो ये खूब तेजी से ऊपर बढ़ा, फिर ऊपर बढ़ के तो ये तो यहाँ जाना चाहिए था इधर, लेकिन उसके बढ़ने की स्पीड कम हो गई और ये एच पॉइंट मैक्सिमम पे पहुंचा और उसके बाद टीपी आपका क्या हो गया, गिरना चालू हो गया। बेसिकली ये सब डिरिवन होता है एमपी से। जब तक आपका एमपी बढ़ रहा है तब तक टीपी मैक्स बहुत तेजी से बढ़ता है। जब एमपी अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाता है यानी पॉइंट नंबर एफ, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ से इसका एंगल चेंज हो रहा है, यानी ये बढ़ के यहाँ जाना चाहिए था लेकिन ये मुड़ गया, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टेज जो 1 है उसके अंदर आता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपका एम जब जो आपका एमपी है वो मैक्सिमम में पहुंच जाता है, उसके बाद एमपी गिरना चालू होता है। अब जब तक एमपी गिर रहा है ना तब तक टीपी बढ़ेगा तो सही, ये टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन उसकी इंक्रीजिंग की रेट जो है ना वो धीरे हो जाती है। जब आपका एमपी 0 पे पहुंचता है तब आपका टीपी जो है वो मैक्सिमम पे होता है, या मैं ये कह सकता हूँ जब टीपी मैक्सिमम पे होता है तो आपका एमपी 0 होता है, और जब आपका एमपी नेगेटिव हो जाता है तब आपका टीपी भी गिरने लग जाता है। तो जहाँ कुछ चीजें आपको इसमें याद रखने की जरूरत है कि पहली स्टेज जो है उसी में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, जहां टीपी मैक्सिमम होता है वहां एमपी आपका 0 हो जाता है, यहाँ सेकंड स्टेज खत्म हो जाती है। इसके बाद टीपी गिरना चालू हो जाता है क्योंकि एमपी जो है वो आपका नेगेटिव हो गया है। तो ये स्टेज 3 है, ये स्टेज 2 है और ये स्टेज 1 है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो एक प्रोड्यूसर है वो नॉर्मली कौन सी स्टेज में रहना पसंद करता है। तो इसका आंसर ये है कि जब तक उसका जो एमपी है ना वो 0 तक पहुंचे या टीपी हाईएस्ट तक पहुंचे, यहां तक स्टेज 2 जो है ना वो उसके लिए बेनिफिशियल है। स्टेज 2 तक उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो काम करेगा, स्टेज 3 में उसकी प्रोडक्टिविटी कम होनी चालू जाएगी तो वो काम रोक देगा, यानी स्टेज 2 से आगे जाना उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उस कंडीशन में जो है उसको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ स्टेजेस के नाम है, स्टेज 1 है द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न यानी टीपी बहुत तेजी से बढ़ा, टीपी बहुत तेजी से बढ़ा, ये स्टेज 1 है, ये पूरी स्टेज 1 है आपकी। फिर आपका आया स्टेज 2 है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि एमपी बढ़ तो रहा है, एमपी आपका पॉजिटिव है और टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन उसकी स्पीड स्लो है, तो उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न से आ रहा है। और तीसरी स्टेज जो आपकी होती है वो होती है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, जब टीपी जो है वो गिरने लग जाता है और एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो स्टेज ऑफ ऑपरेशन जो है ना वो आप चाहते हैं कि वो सेकंड स्टेज रहे, यानी स्टॉप बिफोर द बिगिनिंग ऑफ थर्ड स्टेज। एक रेशनल प्रोड्यूसर मतलब थर्ड स्टेज से पहले पहले ही रुक जाता है, यानी कुल मिलाकर वो सेकंड स्टेज में रुक जाता है क्योंकि सेकंड स्टेज जो है ना उसके लिए बेस्ट स्टेज है। ठीक है, तो इन्हीं को इन दस क्लियर दैट ए रैशनल प्रोड्यूसर विल नेवर प्रोड्यूस इन स्टेज 1 एंड स्टेज 3। These stages are called stages of economic absurdity and economic nonsense, यानी वो स्टेज 2 में रहना पसंद करता है।
वो स्टेज 2 में रहना पसंद करता है, वही उसके लिए बेस्ट स्टेज होती है। इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा कि एक जो रैशनल कंज्यूमर, रैशनल प्रोड्यूसर है, वो कौन सी स्टेज में रहना चाहता है।